इस वक्त आप देख रहे हैं ख़ास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। यूरोलॉजी एक ऐसा विभाग, एक ऐसा मूत्र रोग विशेषज्ञ से जुड़ा एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको लेकर अक्सर कई भ्रांतियां बनी रहती हैं कि आखिर यूरोलॉजी में किस तरह की समस्याओं का, किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और डॉक्टर किस तरह के सजेशन दे सकते हैं इनसे संबंधित बीमारियों को लेकर। इन्हीं समस्याओं से, इन्हीं बीमारियों से जुड़ी कई सारे सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पुनीत तिवारी जी, जो कि डायरेक्टर है MKN के और यूरोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, शुरुआत में सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि यूरोलॉजी को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ लोगों के माइंड में बनी रहती हैं, तो अब सबसे पहले यही चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए कि आखिर यूरोलॉजी है क्या। यूरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम यूरिन से संबंधित और इसको हिंदी में मूत्र रोग विभाग कहते हैं, मूत्र रोग विज्ञान कहते हैं। किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली और यूरिन के रास्ते, इससे संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे वो प्रोस्टेट की बीमारी हो, चाहे वो पथरी संबंधी बीमारी हो, ये सब इसी विज्ञान में आता है। बेसिकली इसमें कन्फ्यूजन या जो प्रॉब्लम होती है वो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में होती है। नेफ्रोलॉजी मतलब जो किडनी के डॉक्टर होते हैं वो यूजुअली किडनी फेल होने के बाद उनका रोल आता है, और किडनी फेल होने के पहले की जो अवस्था हैं वो सब यूरोलॉजी में आती हैं और यूरोलॉजिस्ट इसको ट्रीट करते हैं। बिल्कुल, यूरोलॉजी किडनी से संबंधित है, लेकिन इसका जो मेन वो है मूत्र से संबंधित बीमारियों को लेकर है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, जब किडनी की बात आती है तो कम से कम सबसे ज़्यादा एक आम परेशानी लोगों में देखने को मिलती है, वो है स्टोन की। और ऐसे में स्टोन को लेकर लोग कई जगहों से इलाज भी करा लेते हैं, एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते। तो स्टोन की सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि स्टोन की जो समस्या वो किस तरह से लोगों के अंदर आ जाती है। स्टोन, जब पहले अपन लक्षणों की बात करें तो यदि स्टोन किडनी यूजली पेट के पिछले भाग में होती हैं, तो किडनी में जो दर्द है वो स्टोन के लिए होता है, वो यूजली पीठ की तरफ, पीठ के साइड में होता है। जब ऐसा कहीं किसी को दर्द होता है तो इसको पथरी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पथरी जो होती है इसका मुख्य कारण होता है कि खान पान में बदलाव, या खान पान में कुछ आप मीट बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप कुछ ऐसे पदार्थ खा रहे हैं जिससे पथरी बन रही है। तो जब भी ये पथरियाँ बनती हैं तो उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर स्टोन होता है तो वो बार बार होता है। तो जब भी आपको लक्षण आते हैं पीठ के साइड में या कहीं भी दर्द होता है, तो सबसे पहले भले डॉक्टर को ना दिखाएं, लेकिन सोनोग्राफी जरूर करा लें कि ऐसा नहीं मेरी किडनी में सूजन हो रही है या मूत्र मार्ग में कहीं रुकावट हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्षण, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, जो कि सोनोग्राफी द्वारा हम पता करते हैं। बिल्कुल, स्टोन पथरी की समस्या जब लोगों में आ जाती है, लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, डॉक्टर बता भी देता है कि हाँ इतने साइज़ की इतनी बड़ी किडनी में जो है पथरी है, लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर इलाज लोग नहीं लेते। कहीं बाहर छोटे मोटे डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, कोई जड़ी बूटी खाकर खुद को सही करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में कितना इफेक्ट लोगों की किडनी पर, उनकी सेहत पर पड़ सकता है? यूजुअली जो पथरी की साइज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है और लोकेशन वो कहाँ पे है। ज़्यादातर लोग को दर्द जब होता है जब वो किडनी से आने वाली पेशाब की नली और जो पेशाब की थैली को जोड़ती है उसमें जब पथरी अटक जाती है और मूत्र का प्रवाह ब्लॉक हो जाता है, तो किडनी स्ट्रेच करती है, तो उससे बहुत सीवियर, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो जब ये दर्द होता है तब ये उल्टी आना और लक्षण आते हैं। तो यदि पथरी 7 मिलीमीटर से कम है तो यूजुअली वो बॉडी खुद उसको पास करती है, उसमें केवल आपको पानी का इंटेक बढ़ाना होता है। कुछ दवाइयाँ आती हैं, इससे रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इस पथरी को खसकने में आसानी होती है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पानी की मात्रा बढ़ाएं लोग। और अगर दर्द हो रहा है तो पथरी की साइज़, लोकेशन और कितनी संख्या में पथरी, ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। इसके आधार पर इलाज होता है। जी, पथरी कितनी संख्या में और किन किन जगहों पर हो सकती है, इससे लेकर आगे में चर्चा ज़रूर जारी रखेंगे। लेकिन पुनीत सर, एक चीज़ और ये मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मेडिकल सेक्टर को लेकर बात करें और यूरोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट माना जाता है जिसको लेकर कई सारे के भ्रम है, लेकिन यही मैं जानना चाहूँगा कि आपने यही डिपार्टमेंट क्यों चुना और आपका जो मेडिकल का सफ़र रहा वो कब और कैसे शुरू हुआ? मैंने MBBS इंदौर से किया, MGM मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं सर्जरी मेरी इच्छा थी करने की, तो मैं सर्जरी के लिए ऑल इंडिया से कानपुर गया। वहाँ पे मैंने MS सर्जरी की। और सर्जरी में ड्यूरिंग जब पढ़ रहा था तो मैं डॉक्टर अशोक हेमल के संपर्क में आया, जो अभी अमेरिका में है। वो एम्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे यूरोलॉजी के, और मैं चूँकि छतरपुर से बिलोंग करता हूँ तो वो भी छतरपुर से बिलोंग करते थे। तो उनके थ्रू उन्होंने मुझे यूरोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा किया। तो मुझे MS के टाइम में लग गया था कि मैं यूरोलॉजिस्ट ही बनूँगा। तो उसके बाद उन्हीं के गाइडेंस के अंदर फिर मैं MCH किया मैंने कलकत्ता से, और बाद में उन्हीं के कहे अनुसार फिर मैंने US में और यूरोप में और जापान में फेलोशिप की, और लैप्रोस्कोपी और ट्रांसप्लांट में जो नई नई विधियाँ वो सीखी। फिर लौट के मैं यहाँ पे आया, और फिर मैं कुछ दिनों चिरायू में रहा, और अब मैं MKM जो स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में डायरेक्टर और कंसल्टेंट के पद पर
कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, काफ़ी लंबा सफ़र, अलग अलग जगहों से पढ़ाई कर एक जाना माना, एक पहचाना हुआ नाम, खास करके भोपाल में देखा जाए तो डॉक्टर पुनीत तिवारी का लिया जाता है यूरोलॉजिस्ट के तौर पर। लेकिन जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पढ़ाई की, तो क्या लगता है शुरू से ही आपके जहन में था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है और यही डिपार्टमेंट चुनना है? जैसे एक मेंटर होता है, तो डॉक्टर अशोक हुमल को मैंने शुरू से 6 क्लास से देखा है। तो हमारे आस पड़ोस के जो यूरोलॉजी की बीमारी में सब मरीज सब एम्स जाते थे और वहाँ वो उनको फ्री इलाज करते थे, उनकी बहुत केयर करते थे। तो पूरा चारों तरफ माहौल ऐसा था कि सब हेमल कुछ भी हो तो हेमल साहब से मिलना है। तो अपने क्षेत्र के लोगों को उन्होंने हमेशा सपोर्ट दिया। तो उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे ऐसा बनना है। इस कारण से फिर मैंने बायोलॉजी ली और फिर PMT दी और फिर सिलेक्ट होकर आगे बढ़ता चला गया। तो आज भी वो गाइड करते हैं, भले वो आज यहाँ US में सेटल हो गए, लेकिन वो हर साल में एक बार आते हैं और हम लोग मिलके छतरपुर में कैंप लगाते हैं और गरीब मजदूरों की हेल्प करते हैं। तो इसी कारण मैं यूरोलॉजी में आया। किडनी में स्टोन और उसको लेज़र पद्धति से निकाला जा सकता है और डिपेंड करता है कि आखिर वो स्टोन का साइज़ कितना है। एक बार जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक बार अगर स्टोन बन जाता है तो फिर से जो है दोबारा स्टोन बनने के चांसेस बढ़ते दिखाई देते हैं। तो क्या कारण है और किस तरह स्टोन को पहचाना जा सकता है? इसमें कोई कैटेगरी भी होती है क्या स्टोन? जी हाँ, इसमें 5 और 6 तरह की कैटेगरी होती है। तो उस कैटेगरी के अनुसार ही हम डाइट का प्लान करते हैं। तो ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान देते हैं, लेकिन अब क्योर पे तो हर कोई ध्यान देता है कि अभी दर्द हो रहा, मुझे इलाज चाहिए, लेकिन इसको रोके कैसे, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। रोकना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोन का ये तो अपन स्टोन जो निकलता है उसका अपन टेस्ट कराते हैं, इसको स्टोन एनालिसिस कहते हैं, जिससे पता चलता है स्टोन किस टाइप का है। पर हर किसी में स्टोन नहीं मिलता है। उस केस में हम लोग 24 घंटे की यूरिन इकट्ठा करते हैं। उसमें कुछ प्रमोटर्स होते हैं जो स्टोन को शरीर में, जो यूरिन में पाए जाते हैं तत्व हैं, जो स्टोन को बढ़ाते हैं, और कुछ होते हैं इनहिबिटर जो स्टोन को रोकते हैं। तो हमको यदि स्टोन बनाना रोकना है तो हमको इनहिबिटर को बढ़ाना होगा और प्रमोटर्स को कम करना होगा। तो 24 घंटे की मरीज की पेशाब इकट्ठा करते हैं और उसमें अपन पता करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी चीज़ कम है, उस हिसाब से उसका डाइट प्लान करते हैं। तो जो 50% चांस है उसको भविष्य बनने की, वो काफ़ी हद तक अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी दवाई रहती है कि 3-4 महीने में एक बार सोनोलॉजी करके देख लें कि वो नए स्टोन तो नहीं बन रहे। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। स्टोन वैसे यूजली 6 टाइप के होते हैं। सबसे कॉमन 80% जो भोपाल में पाए जाते हैं वो ऑक्सीडेड स्टोन होते हैं। इसमें सबसे जो एक मिसनोमर है, जो एक भ्रांति बहुत ज़्यादा है कि दूध पीना बंद कर देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति करता है कि दूध पीना बंद कर दो, कैल्शियम है तो स्टोन को वो तो ये उल्टा होता है। एक्चुअली जो ऑक्सीडेड स्टोन है, ऑक्सीडेड क्या होता है, पत्तियों पाया जाता है, हरी पत्तियों में, जैसे पालक है, भाजी है, आयरन वाले जितने, हाँ, जो भी मतलब पत्ती वाली चीज़ ऑक्सीडेड होता है। सबसे ज़्यादा पालक में ऑक्सीडेड होता है। तो अपन ने पालक खाई, अब ऑक्सीडेड शरीर के अंदर चला गया है, तो अपन कैल्शियम नहीं ले रहे हैं क्योंकि अपन ने दूध तो बंद कर दिया है। तो वो ऑक्सीडेड बॉडी में एब्जॉर्ब होकर सोख के वो किडनी से निकालता है, वहाँ कैल्शियम मिलता है और वहाँ पे स्टोन बन जाता है। तो इसलिए अगर अपन दूध को पालक के साथ खाएंगे तो कैल्शियम ऑक्सीडेड क्रिस्टल अपने गट में या इंटेस्टाइन बन जाएगा, वो लैट्रिन निकल जाएगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होने पाएगा। इसलिए कैल्शियम कम नहीं करना है, कैल्शियम उचित मात्रा में लेना जरूरी है। इसलिए दूध के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट आप नहीं लोगे तो आपको स्टोन और ज़्यादा बनेंगे, जबकि सब लोग उल्टा करते हैं। तो पता नहीं वो उल्टा क्यों, भ्रांति ऐसी फैल गई है। लेकिन दूध के प्रोडक्ट आपके लिए अच्छे होते हैं यदि आपको ऑक्सीडेड स्टोन है तो, जो कि 80% केस में होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 7 mm से अगर बड़ी पथरी है तो उसको लेज़र ऑपरेशन से ही निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उस पर मेडिसिन बहुत कम असर कर पाती हैं, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो निकल जाती हैं। लेकिन किडनी के अलावा अगर पेशाब की थैली को लेकर बात करें तो वहाँ पर भी स्टोन के चांसेस रहते हैं? जी हाँ, वहाँ पे 2 तरह के स्टोन होते हैं। एक बीमारी होती है प्रोस्टेट की कहलाती है, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है जनरल पॉपुलेशन में। प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो कि पेशाब की, जो एज के साथ बढ़ती है आफ्टर 40 साल की उम्र के बाद। वो जैसे जैसे बढ़ती आती है तो वो शरीर से बाहर तो आ नहीं सकती है, बढ़ेगी तो क्या, बीच में खोखला पाइप है जो पेशाब की नली है, उसको वो दबाती चली जाती है, तो वो ब्लॉकेज करती जाती है। अब वो ब्लॉक कर रही है तो थैली में वो पेशाब जम रहा है क्योंकि वो रास्ता तो ब्लॉक हो रहा है, धीरे-धीरे वो स्पेस कम होता ये स्पेस कम है। तो अंदर वो ट्यूब, जो खाली लिंग वाली जो ट्यूब है जिसमें पेशाब हो रही है, उसको दबा देती है। तो दबाने से क्या हो रहा है कि अंदर यूरिन प्रॉपर निकल नहीं पा रही है, तो अंदर यूरिन जमती जाती है और उसमें इन्फेक्शन होता है, उससे स्टोन बनना शुरू हो जाता है। इसको अपन प्राइमरी स्टोन कहते हैं, जो मुख्यतः प्रोस्टेट के कारण बनता है। और दूसरा स्टोन वो है कि किडनी से अपन ने दवाई दी, वो खिसकता नीचे आया और फिर ब्लैडर में आया और प्रोस्टेट का अटक गया, बाहर नहीं निकल पाया, तो वहाँ 2 स्टोन, इसको सेकेंडरी स्टोन कहते हैं। तो सेकेंडरी स्टोन जिसको होते हैं उसको डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, और जिसको प्राइमरी स्टोन प्रोस्टेट के कारण बना है उनको डाइट का कोई मतलब नहीं होता, वो नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। तो इस तरह भी दोनों का क्लासिफिकेशन किया गया और दोनों का इलाज अलग अलग तरह से होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और ये जानना चाहूँगा कि पथरी जब चाहे किडनी में हो या फिर पेशाब की थैली में, दर्द अगर हो रहा है तो डॉक्टर के पास लोग जाते हैं। पथरी होने के बाद उनका इलाज हो चुका है, पथरी निकल चुकी, लेकिन उसके बाद दर्द ना होना, तो ऐसे में के चांसेस होते हैं कि पथरी फिर से अंदर बन गई है, उसका इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है क्या? बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। ये बहुत सामान्य हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि स्टोन का दर्द बहुत तेज हुआ और उसने आसपास पड़ोस में किसी से जड़ी बूटी या कोई दवाई खा ली। कोई जड़ी बूटी खाए या ना खाए या कोई दवाई ना ले तो भी 2 से 3 दिन में
दर्द चला जाता है, क्योंकि किडनी फैल जाती है। तो चूँकि किडनी फैल जाती है तो बॉडी एडजस्ट कर लेती है और दूसरी किडनी कंपनसेट करके वहाँ से यूरिन निकालने लगती है, तो उसमें दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन पथरी वहीं की वहीं है। तो मेरा कहना यह है कि जब आप इलाज कोई सा भी कराएं, किसी के इलाज के विरोधी नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी चेकअप कराते रहें। तो आपने चाहे जड़ी बूटी खाई हो या कुछ अन्य विधि से आपने पथरी निकाली हो, लेकिन आप सर्जरी भी करा चुके हैं और निकल भी जाते हैं, तो उनसे मैं यही पूछता हूँ, तो बोलते हैं अब तो मेरी आदत में आ चुका। तो ऐसे पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है, रीज़न क्या रहता है इसका? इसका रीज़न ये है कि उन्होंने क्योर पे काम किया, मतलब स्टोन निकलवाने पे काम किया, स्टोन को रोकने में काम नहीं किया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है? इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। जो स्टोन हमने निकाला उसका, वही मैंने शुरू में आपको बताया कि उसका टेस्ट कराना चाहिए कौन सा स्टोन है। 100% वो डाइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहे हुए हैं, मतलब जैसे उन्होंने नॉनवेज खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रोटीन जो होता है, हाई प्रोटीन, रेड प्रोटीन जो होता है, वो सब ऑक्सीडेट कंटेंट होता है और वो सब जाके स्टोन बनाता है। तो ऐसे पेशेंट में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। और एक समानता हम लोग यूरिन को मेजर करवाते हैं, 24 घंटे में यूरिन कितना आ रहा है। जैसे अभी गर्मी पड़ रही थी, तो एक पेशेंट से मैंने बोला यूरिन नापो अपना 24 घंटे कितना आ रहा है, तो उसने नापा तो उसको 6 लीटर पानी पी रहा है वो, 6 लीटर, और यूरिन 1 लीटर हो रहा है उसको, मतलब 5 लीटर वो वेपराइज हो रहा है बॉडी से, इतनी गर्मी थी। तो उस केस में स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपना टारगेट रहता है कि यूरिन की मात्रा 2.5 से 3 लीटर 24 घंटे में होना चाहिए, मतलब उसको पानी 6 से भी ज़्यादा पीना पड़ेगा तब उसकी यूरिन इतनी निकलेगी। क्या होता है, जब भी कोई गाढ़ी चीज़ होती है तो चीज़ें, उसके अणु परमाणु जो कण है वो पास पास आएंगे, और जब वो डाइल्यूट होकर, मतलब खूब सारा पानी डालो तो फैल जाएगा, तो सब दूर हो जाएंगे। तो यूरिन में जब अपन, यूरिन का कलर वाइट हो रहा है एकदम पानी ऐसा, इसका मतलब कि अपना यूरिन पानी की मात्रा सही है। और थोड़ा सा भी येलो हो रही है यूरिन, इसका मतलब है पानी हम कम पी रहे हैं, अब में स्टोन बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हमेशा यूरिन का कलर देखें। अगर कलर एकदम नॉर्मल, जैसे अपन बिस्लरी का पानी वैसे यूरिन आ रही है, इसका मतलब पानी में उचित ले रहा हूँ और स्टोन बनने की संभावना को कम कर रहा हूँ। और थोड़ा भी येलोपन आता है, इसका मतलब है पीलापन ना आए, तो पानी की मात्रा बढ़ा दें। बिल्कुल, पानी को लेकर आपने सवाल किया तो मेरे जहन में एक बात कही, तो आप मेरे जहन में एक बात आ रही है कि गर्मियों के मौसम में हम पानी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीते हैं, बट यूरिन उस हिसाब से नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मौसम अगर ठंडा है, पानी कम भी पिए तो बार बार यूरिन आता है, तो उसको किस तरह देखें? वो मौसम पे डिपेंड करता है कि आपके शरीर से कितना पानी वेपराइज या भाप से वो निकल जाता है, क्योंकि बॉडी में सिस्टम होता है पसीने के द्वारा, वो बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करती है। तो जब टेम्परेचर बाहर जा रहा है तो पसीने के द्वारा एक्स्ट्रा तापमान बाहर निकाल लेती है। वहाँ पे अगर पानी का लॉस हो रहा है तो यूरिन डेफिनेटली कम हो जाती है, तो वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाता है तो वो पथरी बनना शुरू हो जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि आपको स्टोन बार बार बन रहे हैं और आप रात में नहीं उठते हैं, तो आपको इतना पानी पी के सोना है कि रात में एक बार उठें, क्योंकि ज़्यादातर स्टोन रात में ही बनते हैं या अर्ली मॉर्निंग बनते हैं, क्योंकि आप रात भर लेटे हुए हैं, किडनी में यूरिन रुकी हुई है, थैली में यूरिन रुके हो गए हैं, अब यूरिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे धीरे धीरे, जैसे अपन एक पानी में बहुत सारा शक्कर घोल दें और 2 घंटे लग दें तो शक्कर धीरे नीचे जम जाएगा। सेम चीज़ यहाँ हो रही है। अब आपका रात भर सो रहे हैं, 7 घंटे तक यूरिन थमी हुई है, तो पूरा जो वहाँ पे गाढ़ा पदार्थ है वो नीचे जम जाएगा और उससे पथरी बनना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए रात में सोने के 3-4 घंटे बाद एक बार आपका उठना आवश्यक है। तो आप 2 गिलास 3 गिलास पानी पी के सोएं, जिससे रात में एक बार उठें, तो जो स्टोन बन रहे हैं वो सब वॉश आउट हो जाए। मतलब रात में अगर नींद भी ले रहे हैं तो एक बार उठकर पेशाब के लिए जाना, ये अच्छी हैबिट माना जा सकता है इसको? जिनको स्टोन बनते हैं उनको, सबको नहीं, जिनको स्टोन बनते हैं उनको। अच्छा, जिस तरह से स्टोन को लेकर बात हुई कि बार बार लोगों की किडनी में स्टोन बनता दिखाई दे रहा है और पेशाब की थैली में भी कहीं ना कहीं वो स्टोन धीरे धीरे सरकता हुआ आ जाता है, तो ऐसे में पेशाब की थैली को लेकर बात करें या फिर किडनी को लेकर बात करें, तो नेगेटिव इफेक्ट कितना पड़ता है स्टोन का? स्टोन का नेगेटिव इफेक्ट, जीवन में किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट तभी पड़ता है जब उसको इग्नोर करते हैं, मतलब हम उसको ध्यान ना दें उस चीज़ पे। तो किडनी भी नाराज़ हो जाती है कि मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं इतने चिल्ला रही हूँ, बचाओ बचाओ, दर्द कर रही हूँ, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे, तो वो गुस्सा हो जाती है, और जब वो गुस्सा होती है तो फिर बदला लेती है। तो अब ब्लॉक है रास्ता, तो अंदर तालाब बन गया, पेशाब इकट्ठा हुआ है, तो उसमें जहाँ भी तालाब होगा वहाँ गंदगी होगी। जहाँ भगवान ने नदी बनाई है, पेशाब बह रहा है, आपने ब्लॉक कर दिया स्टोन से, तो उसमें जो इन्फेक्शन होगा उससे पस पड़ जाएगा, पस पड़ेगा तो फिर वो आपके जीवन को भी घातक है, किडनी के लिए भी घातक है। तो इसलिए कभी भी इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको पथरी है तो आपको यदि वो दर्द वर्द कुछ नहीं हो रहा तो भी आप 1.5-2 महीने में एक बार चेक करा लें कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, किडनी इज़ ओके। क्योंकि किडनी की बीमारी ख़राब होती है, एक बार हो गई तो फिर वो अपन से पछता देते हैं कि क्यों हो गई। तो ये पथरी एक ऐसी बीमारी जो कि ठीक हो सकती है, किडनी में कोई खराबी नहीं है, रास्ते में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉक दूर कर दें, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि अगर थोड़ा बहुत भी इग्नोर करते हैं, स्टोन बार बार किडनी पे बन रहा है या पेशाब की थैली उससे इफेक्टेड हो रही है, तो कहीं ना कहीं पस बनता जो है नज़र आने लगता है इन्वेस्टिगेशन में अगर देखा जाए। तो कुछ लोगों के जो है किडनी में या पेशाब की थैली में पत्थर तो देखने को मिलता है, स्टोन आ जाता है, लेकिन पेशाब के साथ ब्लडिंग भी होने लगती है, वो क्या रीज़न रहता है? ब्लीडिंग इसलिए होती है कि स्टोन जब मूव करता है तो वो छीलता हुआ आता है रास्ते को, तो जब खुरच जाता है रास्ता, उसके खुरचने के कारण से ही वो ब्लीडिंग होती है। तो कई बार, लेकिन ब्लीडिंग अगर किसी को पेशाब में हो रही है तो उसको स्टोन अकेले नहीं, उसको कई चीज़ों के कारण हो सकती है।
तो ऐसा नहीं स्टोन के कारण में ध्यान, ब्लीडिंग, पेशाब की थैली में ट्यूमर हो सकता है, प्रोस्टेट का ट्यूमर हो सकता है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है। तो ये भी अन्य कारण भी होते हैं जिससे ब्लीडिंग होती है। तो दर्द के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो ये अच्छी बात है, और दर्द के बिना ब्लड आ रहा है तो ये बहुत खराब बात मतलब है। इसको लाइटली ना ले, बिल्कुल, फौरन बिल्कुल। अच्छे कंसल्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि अपन 10 केस देखते हैं ब्लीडिंग वाले स्टोन के, तो उसमें 2 में हमको ट्यूमर मिल जाता है। इसलिए कई लोगों से एक चीज़ और अक्सर सुनने में आती है, जिस तरह से ऊपर वाले की बात करें तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ऐसे में स्टोन को लेकर पुरुषों में कितनी संभावना स्टोन बनने की रहती है, और खासकर महिलाओं में लेकर, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर वो अलग होता है पुरुषों के मुकाबले, तो उसमें कितने चांसेस रहते हैं स्टोन के और उनके ट्रीटमेंट को लेकर? यदि रेशियो की बात करें तो अगर पेशेंट की बात देखें तो 2/3 मरीज हमारे पुरुष ही होते हैं, 1/3 महिलाएं होती हैं। महिलाओं में थोड़ा कम संभावना होती है क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग रहती है। ज़्यादातर हाउस वर्किंग वाइफ है तो घर में वो पानी वगैरह लेती रहती है, और उनकी डाइटरी हैबिट्स पुरुषों से थोड़ा अलग होती है। तो पुरुषों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टोन बनना, महिलाओं में संख्या कम है जिनमें स्टोन बनते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल से भी ये बहुत चीज़ जुड़ी होती है। तो पुरुष में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। लाइफ स्टाइल का आपने जिक्र किया, तो क्या लगता है वो लोग जो भागदौड़ वाली जॉब करते हैं, अक्सर टूर पे रहते हैं या दूसरे मार्केटिंग के काम करते हैं, तो ऐसे में स्टोन, किडनी या पेशाब की थैली से संबंधित बीमारियों को लेकर अगर देखा जाए तो कितना अलर्ट रहना चाहिए, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये मतलब इस टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं इसको अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ और लोगों को समझाता भी हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हम जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग आके पेशेंट देखना शुरू किया और शाम तक लगातार चल रहा है। अब यूरिन लगा हुआ है और पेशेंट बैठे मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, ऐसे ऐसे करते अपने 1 घंटे लेट कर दिया। ऐसा बहुत महिलाओं के साथ बहुत कॉमन होता है कि वॉशरूम अच्छा नहीं मिला या मार्केट में वहाँ जगह नहीं मिली और यूरिन को होल्ड कर लेते हैं। और ये प्रक्रिया लगातार, खासकर यंग लड़कियों में जो स्कूल में थे, स्कूल्स में कई बार बाथरूम साफ नहीं होते, वहाँ जाती नहीं है, मॉर्निंग यूरिन कर गई, सीधे शाम कर रही हैं। ऐसे में ब्लैडर इतना स्ट्रेच करके ओवर स्ट्रेच हो जाता है, तो जो भगवान ने कैपेसिटी बनाई उससे 2 गुना हो जाता है। फिर उनको आफ्टर 10 ईयर यूरिन की प्रॉब्लम चालू हो जाती है, रिकरेंट इन्फेक्शन होना, क्योंकि ब्लैडर खाली नहीं होता, क्योंकि ब्लैडर की पावर ही चली गई है। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो अपन लोग इसको लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। कभी इनको होल्ड नहीं करना चाहिए जब लगे। और मैं पेशेंट से हमें समझाता हूँ कि आपको 3 घंटे की लिमिट दे रहा हूँ, 3 घंटे यूरिन पास करना है, चाहे लगे और चाहे ना लगे। जैसे ब्लैडर में नया यूरिन आए, पुराना यूरिन निकल जाए। तो ये जो होल्डिंग सिस्टम है, ये स्कूलों में एजुकेशन देना चाहिए, खासकर फीमेल जो लड़कियों के स्कूल, उनमें बताना चाहिए कि आपको 3-4 घंटे यूरिन करना है, चाहे लगे हो चाहे ना लगे, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग टर्म में किडनी के हिसाब से बहुत ही डेट्रीमेंटल, बहुत ही नुकसानदायक होता है, और फिर अपन उसको सुधार नहीं सकते। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि एक नॉर्मल इंसान को 5 से 6 लीटर पानी 24 घंटे में एक बार पीना चाहिए, और अगर इतना पानी वो क्वांटिटी में पी रहा है तो 1/3 उसका जो है यूरिन बन के निकलना चाहिए। तो यूरिन की जो क्वांटिटी है उसको नापा कैसे जा सकता है? उसमें इसका तरीका ये है कि अपन ने, जब भी आप फ्री रहो 2 दिन के लिए, सैटरडे, मानो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, तो सैटरडे मॉर्निंग आपने यूरिन पास कर ली, उसके बाद जो सेकंड यूरिन होती है उस यूरिन से लेके नेक्स्ट संडे तक की पूरा यूरिन ना पिए, वो 24 घंटे की पेशाब कहलाएगी। उस पेशाब की मात्रा 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए। अगर वो 2.5 लीटर से कम है तो आप 500 ml यूरिन पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। मान लो 2200 ml आई तो आपको 500 प्लस करना है, और मान लो 3200 आई तो 500 माइनस करना है। तो ऐसा नहीं कि आप 10 लीटर पानी पिएंगे तो आपको स्टोन बनने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, कम तो हो जाएगी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। मतलब फिर आपका यूरिन रुकने लगेगा, इतना ज़्यादा पी रहे हैं आप, वहीं बाथरूम में खड़े रहेंगे 24 घंटे, मतलब कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बैलेंस करना है कि आपको यूरिन 2.5 से 3 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करना है। इसके लिए आपको कितना पानी पीना है ये आपको महीने के पहले सैटरडे संडे नाप लीजिए, और पूरे महीने उतना ही पानी पीजिए। तो इससे आप स्टोन को 80% कम कर सकते हैं दोबारा होने। काफ़ी अच्छी, काफ़ी खूबसूरत जानकारी आपने दी है। डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है, अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे अब चर्चा की हमने कि चीज़ों को इग्नोर ना करें, उसको टालें नहीं। लक्षण आ रहे हैं तुरंत दिखाएं, और आसपास किसी भी यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं और एडवाइस लें कि मुझे क्या करना चाहिए। चलिए, आप इस स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की। जाहिर सी बात है दर्शक भी इससे लाभ लेते ज़रूर नज़र आएंगे। फिलहाल आने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण जानकारी जिस तरह से डॉक्टर पुनीत तिवारी जी ने हमको दी है, तो आप भी इसको फॉलो करते नजर आएंगे, और स्टोन जैसी समस्या को एक छोटी समस्या ना मानते हुए इसको इग्नोर ना करें, जागरूक हों और एक अच्छे कंसल्टेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इसको लेकर समय पर इलाज अगर करेंगे तो बड़ी बीमारियों से खुद भी बचा जा सकता है, किडनी को बचा सकते हैं और ख़ुद भी जो है स्वस्थ रह सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए।